नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। यह है खबरों का महाबुलेटिन जिसमें मिलती है आपको खबर A to Z। स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आज के सफर की। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस काफी सख्त दिख रही है। क्यों उसका सख्त रवैया है वो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अनुशासनहीनता को लेकर सख्त हो गई है। पहले सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखे जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी पार्टी या पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा कि कांग्रेस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने को लेकर काफी सख्त है। पिछले दिनों कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो बैनर पोस्टर पे फोटो लगाने की बात हो या अन्य कोई टिप्पणी की बात हो। ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके हम उन पर काफी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत करनी हो तो वो पार्टी फोरम में करें। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस को ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। इस बात को डिकोड कर लें। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से पार्टी का कोई भी छवि खराब हो या उस पर उंगली उठाने का मौका मिले। अगर किसी कार्यकर्ता ने किसी नेता के बारे में कुछ गलत लिखा है, फोटो पोस्ट किया है, तो उसका फायदा विपक्ष यानी बीजेपी उठा सकती है। अगले साल चुनाव है, 1 साल से कम वक्त है और ऐसे में कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि पार्टी के भीतर की बात सार्वजनिक मंच पर जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से भी सबक लिया है, खासतौर पर राजस्थान से, जहां गुटबाजी अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व ये कतई नहीं चाहता कि किसी भी तरह की गुटबाजी के बारे में किसी को बोलने का मौका मिले, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि केवल पार्टी मुख्यालयों पर, धरातल पर नहीं, बल्कि अब आपको सोशल मीडिया पर भी बड़ा सोच समझकर अपनी बात रखनी है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत को सुना जाएगा, लेकिन इसे केवल और केवल पार्टी फोरम पर ही रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में एक बयान दिया जिसमें एमपी की सियासत में भूचाल आ गया। उनका बयान 2018 में बीजेपी को मिली हार और उसके बाद सीएम शिवराज के इस्तीफे से जुड़ा है। देखें आप। विजयवर्गीय के इस बयान को 2020 के ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 2018 में सीएम शिवराज ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया, वरना सरकार बीजेपी की ही होती। कैलाश के मुताबिक वो चुनाव बीजेपी हारी नहीं थी बल्कि जीती थी, क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी, और हमारी सरकार बन जाती, बनी गई थी। वोट हमारे भाई, वोट ज्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी तो सरकार तो हमारी बनती। बाकी 1.5 साल जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया। मामले में सिंधिया ने विजयवर्गीय के बयान पर सीधे ना बोलते हुए सीएम शिवराज की तारीफ की। वहीं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि 2018 में जिस नैतिकता के साथ शिवराज सिंह चौहान ने लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दिया, उनकी जगह कोई और होता तो इस्तीफा देने नहीं बल्कि जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में जुट जाता। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। माननीय शिवराज सिंह ने इस्तीफा दिया था एक लोकतांत्रिक परंपरा को उन्होंने बनाए रखने के लिए, और ये बात मैं कह सकता हूँ उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्तित्व होता तो शायद इस्तीफा नहीं देता, सरकार बनाने में विश्वास करता। विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासी गलियारे में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई, जिस पर सियासत गर्मा सकती है। तो अब इसमें ये उनकी तारीफ की जा रही थी, कटाक्ष करा जा रहा था, ये वही नेता जाने जिनका बयान था।
लेकिन अब यहां जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर बार बार चर्चा है, जिस पर राजनीति गर्मा सकती है, यह ऑपरेशन लोटस क्या है, इसको आज डिकोड करते हैं। ऑपरेशन लोटस पहली बार साल 2004 में चर्चा में आया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। उस समय विपक्ष ने बीजेपी के अनैतिक तरीकों से विधायकों की संख्या बढ़ाने की कवायद को एक नाम दिया था, वो नाम था ऑपरेशन लोटस। साल 2019 में कर्नाटक जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में चली गई, गिर गई और बीजेपी की सरकार वहां बन गई। एमपी में भी 2020 में सिंधिया गुट के 22 विधायकों ने ऑपरेशन लोटस के तहत इस्तीफा दिया। कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई, गिर गई और फिर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। 2017 में गोवा में कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई और 10 विधायकों ने एक साथ गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा था। बीजेपी की सरकार बनी और ऐसा ही हाल ही में महाराष्ट्र में भी हम क्रम देख चुके हैं। तो इसीलिए जहां कहीं ऐसा होता है, इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। तोहमत बीजेपी पर लगाई जाती है। बीजेपी पलटवार में कहती है, आपके लोग, आपकी कमजोरी आप क्यों नहीं संभाल पाए। लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस, इस पर राजनीति थमेगी, ये नाम आगे बढ़ता रहेगा या फिर कहीं जाकर रुकेगा, ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ महतारी पर आए दिन अब बयानबाजी हो रही है। इसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी नितिन नबीन के बयान पर। आज क्या हुआ, देखें। ये छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है, जिसका अनावरण 2 दिन पहले हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इस प्रतिमा की तस्वीरें अब क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के इर्द गिर्द ही घूम रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान पर कांग्रेस आज भी हमलावर नजर आई। पहले तो स्पष्टीकरण ये दें कि इनके मन मस्तिष्क में, इनके दिलो दिमाग में छत्तीसगढ़ के प्रति, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान और आस्था है कि नहीं है। तो छत्तीसगढ़ महतारी का भी छत्तीसगढ़ में आके अगर ये लोग विरोध करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब देगी। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में आज छत्तीसगढ़ के महतारियों के साथ अनाचार, अत्याचार हो रहा है। इस पर भी भूपेश बघेल जी को ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर साफ है कि नितिन नबीन का बयान बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। अब देखना है कि बीजेपी इस पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखती है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, इस बात को भी डिकोड कर लेते हैं। दरअसल सारा मुद्दा बेहद संवेदनशील है, राज्य की अस्मिता से, लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। सीएम भूपेश बघेल की अस्मिता की राजनीति सबको स्पष्ट नजर आई। सबने उसका हिस्सा बनकर अपने आप को आगे बढ़ते पाया। बहुत अच्छे से वो इसे आगे बढ़ा भी रहे। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन बिहार से आते हैं। उन्हें शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका ये मूव, उनका ये बयान सियासी भूचाल प्रदेश में ला देगा। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने शायद उन्हें समझाया भी होगा और इसीलिए नितिन नबीन को इस पर सफाई देनी पड़ी। बीजेपी किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक से खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस इस वक्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने पर उसे जो सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए वो कतई तैयार नहीं होगी। सौभाग्य की एक बात, अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है और कांग्रेस इस मुद्दे को कैश करने में। अब इसमें कौन कितना आगे तक जाता है, कितना कामयाब हो पाता है, ये देखना होगा। चलिए, इस वक्त हम आपको एक और ऐसा मुद्दा जो लोगों के फीलिंग से, भावनाओं से जुड़ता है, आस्था से जुड़ता है, उसकी तरफ लिए चलते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि आस्था के प्रतीकों से कई बार जाने अनजाने या जानबूझकर कुछ मजाक होते हैं, जैसे ढोलकल की गणेश प्रतिमा, जिसे असामाजिक तत्वों ने क्षति पहुंचाई, जिस पर काफी उंगलियां उठाई गई, सवाल उठाए गए। देखें। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित यह ढोलकल गणेश की प्रतिमा है, जो पहाड़ी के शिखर पर 12वीं शताब्दी से खुले आसमान के नीचे यूं ही विराजमान है। लेकिन इस प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा पर कुछ शरारती तत्वों की नजर है। किसी ने प्रतिमा पर अंग्रेजी के 2 अक्षर खुरचकर लिख डाले, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। तो आगे इस तरह की घटना ना हो, उस एरिया का हमको ना केवल हम लोग डेवलप करेंगे, बल्कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने भी आवश्यक कदम उठाने हैं वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर उठाएंगे।
जब इस मामले की जानकारी प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत को लगी तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार का दुस्साहस करेगा, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, साल 2017 में असामाजिक तत्वों ने गणेश प्रतिमा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, जिसे ढूंढने और पुनर्स्थापित करने में प्रशासन और पुरातत्व विभाग के पसीने छूट गए थे। तो धरोहर का होना अपने आप में, विरासत का होना अपने आप में बड़े ही प्राउड की बात है, गर्व की बात है, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है, हमारी अपनी है। जितना जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की है, उतनी कहीं वहां पहुंचने वाले लोगों की भी है। एमपी में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर को दाखिल होंगे। कांग्रेस पार्टी जी जान से इसकी तैयारी कर रही है। यूथ विंग इसके लिए घर घर जाकर पीले चावल देखेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही। कांग्रेस ने जहां यात्रा के इंतजामों के लिए दिग्गजों की ड्यूटी लगाई, तो वहीं यूथ कांग्रेस भी इस पे पीछे नहीं। यूथ विंग घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को यात्रा में शामिल होने का न्योता देगी। यात्रा को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। बूथ लेवल तक लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ में भारत जोड़ो जो यात्रा आ रही है, यहाँ सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार लोग है, वो राहुल जी के साथ चलना चाहते हैं। राहुल की यात्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने यात्रा को स्टंटबाजी करार दिया। मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है। कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी मुक्केबाजी कर रहे हैं। अब कल खुद ही हंटर मार रहे थे, अपने आपको हंटर मारकर क्या प्रदर्शित कर रहा है। दलित, आदिवासी और हिंदू एजेंडे को साधने राहुल गांधी उज्जैन, ओंकारेश्वर के साथ टंटिया भील और अंबेडकर की जन्मस्थली भी जाएंगे। तो अब ये बौखलाहट है तैयारी को लेकर, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं या वास्तविकता में उनको लगता है कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन क्या राजनीति में प्रतिमानों का इस्तेमाल नहीं होता? क्या प्रतिमानों की राजनीति आजकल नहीं होती? ये अपने आप में सर्वविदित है, सबको पता है। तो दिग्विजय सिंह अपने बयान के जरिए सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। दिग्विजय सिंह का अंदाजे बयां हर बार उनके विरोधियों को भी मानना पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फुर्सत के पलों में आज दिग्गी राजा क्रिकेट में हाथ आजमाते नजर आए। वीडियो में दिग्विजय दौड़ लगाकर बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, हम सबके लिए चिंता में डालने वाली है। वायु प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया कि वहां इसे लेकर कुछ बैन करने पड़ रहे हैं। पूरी खबर देखें। जरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरे शहर में घना कोहरा छा गया हो, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि दिल्ली का वायु प्रदूषण है। अगर आप दिल्ली में होते तो आपका प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपकी हालत आपसे बेहतर कौन जानता होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण 472 अंक तक पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा प्रशासन ने 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला किया है। साथ ही दिल्ली में अब शनिवार से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। AQI ने दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। दिल्ली NCR के 53% लोग कहते हैं कि पराली जलाना प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है। वैसे पराली का जलाना, प्रदूषण और उस पर होने वाले राजनीतिक प्रपंच कब खत्म होंगे, ये किसी को नहीं पता। तो दिल्ली में लोगों का जीना, सांस लेना मुहाल है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। अब वक्त है प्रदूषण से होने वाले नुकसान को जरा समझ लेने का। डिकोड करते हैं इसे। मौजूदा समय में प्रदूषण के कई कारक हैं। मौसम ठंडा होने के कारण हवा इस वक्त थोड़ी भारी होती है और ऊपर जा नहीं पाती। इसमें प्रदूषण नीचे ही नीचे बना रहता है। प्रदूषण के चलते हवा में PM 2.5 और 10 बढ़ने लगते हैं। प्रदूषण के चलते दोनों तरफ से लोगों को चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, जिसमें साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम इन दिनों लोगों को आम सी बात है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बड़े शहरों में और खासतौर पर दिल्ली में दिखता है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक होने पर ऐसी हवा में सांस लेना मानो 33 सिगरेट पीने के बराबर है। एक सिगरेट जीवन में 11 मिनट आपसे छीनती है, कम करती है। प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क लगाना ऐसी सूरत में काफी हद तक कारगर रह सकता है। यदि मल्टी लेयर गीले कपड़े का मास्क लगाया जाए तो प्रदूषण से आप काफी हद तक खुद को, अपने फेफड़ों को सुरक्षित रख पाते हैं। लेकिन क्या ऐसा फीजिबल है? क्या ऐसी चीजें केवल करके रखिए हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय है, इजराइल से है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुमत से सत्ता में वापसी की है। बेंजामिन एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। पूरी खबर जान लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे ये शख्स बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो अब इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। नेतन्याहू ने बहुमत से सत्ता में वापसी की है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीत ली। इजराइल में पिछले 3 साल में 5 बार इलेक्शन हुए, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी अब की है। बेंजामिन नेतन्याहू 15 साल इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेतन्याहू औपचारिक रूप से 15 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। नेतन्याहू की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। कहा कि हम मिलकर भारत इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाएंगे। बता दें, जून 2021 में इजराइल में सत्ता बदली थी और नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनकी सरकार बहुत लंबा नहीं चल पाई और 30 जून 2022 को इजरायली संसद भंग कर दी गई। तो चलिए, वहां पर एक बार फिर से नेतन्याहू होंगे और भारतीय प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर करी दी कि एक अगले स्तर के ऊपर रक्षा संबंधित तमाम सौदे और रिश्ते जाएंगे। देखना होगा ये कितने फलीभूत हो पाते हैं। न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। एक ऐसा बुलेटिन है जो करंट अफेयर से आपको अपडेट रखता है, आपको आगे रखता है। इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको लगातार इंतजार रहता है। अपनी प्रतिक्रिया तक जरूर पहुंचाएं और अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।